Good morning, everyone. Myself, Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor, SPC Government College, Ajmer. Today, we are discuss about topic meaning and definition of organization structure. तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस संगठन में मिलकर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलकर कार्य करना होता है। जब किसी संस्था में सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं तो संगठन में विभिन्न पदों पर एक दूसरे के अधिकारों की सीमा में रहकर कार्य करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस प्रकार संगठन की एक संरचना होती है। उस संरचना के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के बीच संबंध जुड़े हुए होते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो संगठन संरचना का अर्थ एवं परिभाषा। तो सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं तो संगठन संरचना का किसी भी संस्था की समग्र संगठन व्यवस्था का रूप निर्धारित करने से है, या हम कहें कि संगठनात्मक कलेवर उपक्रम का वह रूप प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार संस्था के प्रशासनिक संबंध स्थापित विकसित किए जाते हैं। यानी या हम ये कह सकते हैं कि संगठन संरचना उपक्रम का एक वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संगठन की संरचना में कार्यरत व्यक्तियों और उनके आपसी संबंधों को एक स्ट्रक्चर या चार्ट के माध्यम से दर्शाने का माध्यम है। यानी संपूर्ण संगठन व्यवस्था एवं कार्य व्यक्तियों संबंधों को प्रदर्शित करने वाला ढांचा ही संगठन संरचना कहलाता है। तो संगठन संरचना के संदर्भ में अगर हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत के अनुसार अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इस संदर्भ में फ्रेंड लुमदास के शब्दों में अगर हम देखें तो उनका कहना है संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली ढांचा प्रस्तुत करता है। यानी जिस प्रकार एक मानव शरीर होता है, मानव शरीर की संरचना होती है, उसके सभी अंग उसके अंदर विकसित होते हैं, जैसे मस्तिष्क, हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, सभी का अपना अपना कार्य होता है और सभी अंग अपने कार्यों में तालमेल बनाते हुए शरीर की संरचना के अनुसार उसकी दैनिक क्रियाओं के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार एक संगठन संरचना का अगर हम देखें तो इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जिसके अनुसार संगठन में सभी अधिकारी कर्मचारी अधीन मिलकर कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में अगर हम देखें विकिस वर्ग के अनुसार तो वो कहते हैं संगठन संरचना व्यक्तियों और समूहों के मध्य विद्यमान संबंधों को प्रकट करता है। कहने का आशय यही है कि आज संगठन में एक अकेला व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, संगठन में सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे। तो संगठन में जो व्यक्ति होते हैं और उनके समूह के मध्य जो संबंध होते हैं उनको व्यक्त करने का जो माध्यम है वो संगठन संरचना के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। तो संगठन संरचना को देख के ही हम कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति अधीनस्थ है, कौन अधिकारी है, कौन किसके अधिकारों के क्षेत्र में रहकर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संगठन संरचना का आशय संस्था के समस्त प्रबंधकों एवं व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की संस्था में स्थिति एवं उनकी भूमिका, दायित्व, अधिकार को स्पष्ट या तथा उनके संबंधों को व्यक्त करने वाले ढांचा माना गया है, जिसमें उन पक्षकारों के मध्य औपचारिक तथा औपचारिक तथा प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। क्योंकि आज जब संगठन व्यक्ति कार्य करता है तो उसके सभी के मध्य औपचारिक संगठन तो होते ही औपचारिक संबंध होते हैं जो कि औपचारिक संगठन के रूप में बनाए जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनके आपसी विचार विमर्श, परस्पर आपसी व्यवहार के आधार पर उनके बीच अपनत्व की भावना को देखते हुए आपसी व्यवहार के आधार पर अनौपचारिक संबंध बन जाते हैं। तो और इस प्रकार अगर हम कहें तो संगठन संरचना एक प्रकार से किसी संस्था में कार्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट व्याख्या करता है, जिसको देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन अधिकारी है और उसके अंतर्गत कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संगठन संरचना में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो इस प्रकार है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो किसी भी व्यवसायिक क्रिया को निष्पादन परिणामों की प्राप्ति के लिए संगठन एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि संगठन के माध्यम से ही संस्था की क्रियाओं का समूहीकरण वर्गीकरण करते हुए समूह के अंतर्गत ही संगठन में रहते हुए कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरी बात जो हम देखें एक संगठन में कार्य करने वाले प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के मध्य कार्यकारी संबंधों की व्याख्या संगठन के माध्यम से ही की जाती है। इसी प्रकार संस्था के संपूर्ण कार्यों को छोटे छोटे वर्गों तथा उपवर्गों में बांटकर संगठन में ही कर्मचारी विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं व स्थितियों का निर्माण करता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो विभिन्न पक्षकारों के मध्य संबंधों को चार्ट एवं मैनुअल के अनुसार संगठन चार्ट के अनुसार दर्शाया जाता है, जिसके अनुसार हमें देखते ही पता लग सकता है कि कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है। इसी प्रकार कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक औपचारिक संबंधों की व्यवस्था होती है। इसके आधार पर एक कर्मचारी
अधीनस्थ कर्मचारी स्थिति, कार्य पद्धति, नीतियाँ, नियम, निर्देश तथा उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या संगठन संरचना के माध्यम से हमें पता लग जाती है। और संगठन संरचना को अगर हम देखें तो संगठन संरचना में कार्यों के निष्पादन हेतु कर्मचारियों के अधिकारों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है कि वो क्या कार्य करेंगे, उनको क्या अधिकार होंगे और उनके अनुकूल उनको क्या दायित्व की उत्पत्ति होगी। तो इसकी भी स्पष्ट व्याख्या संगठन संरचना के माध्यम से की जाती है। इसी प्रकार संगठन संरचना की प्रशासनिक व्यवस्था में लंबवत समतल पार्श्विक संबंधों वे को स्पष्ट दिखाया जाता है कि कौन अधिकारी लंबवत रूप से जुड़ा हुआ है, कौन समतल स्तर पर, कौन पार्श्विक कार्यकारी संबंधों के आधार से कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखें तो प्रत्येक संस्था संगठन के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है, क्योंकि संगठन के माध्यम से ही प्रत्येक स्तर पर संस्था के कर्मचारी व अधीनस्थ आपस में जुड़े होते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर्मचारी को अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश मिलते हैं और जिसके अनुरूप उनकी पालना करते हुए कर्मचारी संस्था के हित की प्राप्ति के लिए मिलकर समूह में कार्य करते हैं और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस प्रकार संगठन संरचना कर्मचारियों के कार्यों को प्रभावित करती है। और एक संगठन संरचना संस्था का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। संगठन के उद्देश्य तथा उसके अनुरूप ही संगठन संरचना तय होती है। संगठन कौन सा प्रकार संस्था प्रबंधन के लिए उपयोगी रहेगा, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना का चयन किया जाता है और उसके अनुरूप संगठन संरचना में सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर अपने अधिकार क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य और अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करने का प्रयास करते हैं ताकि प्रबंधन के उद्देश्य को न्यूनतम लागत के साथ प्राप्त किया जा सके।